नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे ओजोन परत के अपक्षय या डिप्लेशन के बारे में। ओजोन परत को कैसे नुकसान पहुंच रहा है और उससे क्या नुकसान होने वाले हैं मानव प्रजाति को, या पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन में भी उस पर क्या इफ़ेक्ट होने वाले हैं। तो ओजोन परत से संबंधित बातें करने से पहले वास्तव में ओजोन परत कहाँ है, उसकी स्थिति क्या है, इस बारे में कन्फ्यूज़न ही रहता है, तो पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, ओजोन परत के बारे में बात करते हैं। आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, चीज़ों को समझें। जो भी वीडियो अपन ऐप पर डाल रहे हैं, एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, आपको दोबारा उस चीज़ का कंटेंट किसी भी जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं ओजोन परत के बारे में। ये जो मैंने यहाँ पर बनाया, ये है अर्थ। यहाँ पर ये ध्रुव है, पोलर रीजन है, और ये है भूमध्य रेखा। याद रखें, भूमध्य रेखा पर त्रिज्या ध्रुवों की तुलना में ज़्यादा होती है। यहाँ से अगर ऊपर अपन बात करें तो भूमध्य रेखा से तो 18 किलोमीटर और ध्रुवों से 8 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर, ये देख लीजिए कि ऊंचाई तक वायुमंडल की जो परतें हैं उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। वायुमंडल की जो परतें हैं, सबसे पहले क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर, फिर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल मीजोस्फियर, आयन मंडल आइनोस्फियर, और उसके बाद एक्सोस्फियर बहिर्मंडल। ये वायुमंडल की परतें हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर के बारे में। ट्रोपोस्फियर की अगर ऊंचाई की बात करें तो भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर और ध्रुवों से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभमंडल पाई जाती है। वायुमंडल का अधिकांश जो भाग है वो क्षोभमंडल में ही पाया जाता है। बादलों का बनना, बिजली चमकना, ये सारी घटनाएं, और जो आर्द्रता नमी है वो भी किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभमंडल में। तो ट्रोपोस्फियर भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर और ध्रुवों से 8 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है समताप मंडल, या इसी को स्तर मंडल या स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। ये यहाँ से 18 किलोमीटर से या क्षोभमंडल के ऊंचाई से 50 किलोमीटर तक होता है। कई जगह इसको 21 किलोमीटर से 50 किलोमीटर भी कहते हैं, तो उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 18 से 50 किलोमीटर की जो रेंज है, उसमें जो परत होगी वायुमंडल की, वो है समताप मंडल। दोस्तों, इस परत में तापमान स्थिर रहता है, इसलिए देखो नाम तापमान समान रहता है या स्थिर रहता है, इसलिए इसको स्थिर मंडल या स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। इस समताप मंडल में ही क्या पाई जाती है? ओजोन परत। और ओजोन परत को, ये मैंने पूरा ये जो आपको दिखाया है, ये पूरा है ओजोन परत। आप साफ साफ देख रहे हैं। इस ओजोन परत की अगर रेंज देखें तो 15 किलोमीटर ऊंचाई से 45 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ओजोन परत पाई जाती है। इस ओजोन परत का 90% पार्ट समताप मंडल में, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक समताप मंडल है, तो 90% पार्ट समताप मंडल में और 10% पार्ट क्षोभमंडल में होता है। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, किस मंडल में पाई जाती है, तो अपना जवाब होता है समताप मंडल, क्योंकि 90% पार्ट उसी में ही है। वरना 15 किलोमीटर से लेकर 45 किलोमीटर तक की रेंज में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रता किस ऊंचाई पर होती है? 22 किलोमीटर पर। ओजोन परत की मोटाई को मापने की जो इकाई है, यूनिट है, वो है डॉब्सन यूनिट। क्या नाम है इस यूनिट का? डॉब्सन यूनिट। ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई। उसके बाद है मध्य मंडल मीजोस्फीयर, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। इस स्तर में, इस लेयर में तापमान में जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तापमान में गिरावट होगी। और इसके बारे में खास बात, यह जो स्फीयर है वो रेडियो तरंगों को अवशोषित करता है।
ओजोन परत के बारे में आपको पता होगा, ये पराबैंगनी तरंगों को अवशोषित करता है। और ओजोन परत के बारे में तो अपन और डिटेल में बात ही कर लेंगे। 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक आयन मंडल, आयनोस्फीयर। जैसे जैसे इस स्फीयर में, मंडल में ऊपर जाते हैं, तापमान में वृद्धि होती है। और 400 किलोमीटर से ऊपर 1000 किलोमीटर तक बहिर्मंडल, या इसको कहते हैं एक्सोस्फीयर। तो ये वायुमंडल की परतें। ओजोन परत की एग्जैक्ट लोकेशन, शोभ मंडल के बारे में, भूमध्य रेखा से कितना, ध्रुवों से कितना, सर्वाधिक सांद्रता ओजोन परत की कहाँ पर, 22 किलोमीटर पर। ओजोन परत, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। इसके अलावा भी वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अक्रिय गैसें में आर्गन। और मैंने आपको बता ही दिया, पृथ्वी पर जो वाटर वेपर, जल वाष्प की औसत मात्रा पहले भी लिखवा दी, एक बार यहाँ भी देख लिए। वायुमंडल, अगर पृथ्वी के धरातल से 6 किलोमीटर ऊंचाई तक आप जाओगे तो जितना भी वायुमंडल है 5 परतों में, उसका 50% 6 किलोमीटर तक की है। मतलब इन गैसों का जो अधिकांश भाग है इतनी ऊंचाई पर। 16 किलोमीटर तक जाओगे तो वायुमंडल का लगभग 75% भाग इसी में होता है। बाकी 100% आपको चाहिए तो 1000 किलोमीटर, क्योंकि ये सारी जो परतें हैं ये वायुमंडल की परतें हैं। तो वायुमंडल की जो अधिकांश रेंज है, अधिकांश गैसें हैं, वो 16 किलोमीटर तक 75% इसी में समाहित होती है। तो आप यूं कह सकते हैं कि वायुमंडल की जो गैसें हैं उसका जो अधिकांश पार्ट है वो शोभ मंडल में ही होता है। ठीक है, तो परतें कौन कौन सी, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। उनकी ऊंचाई का रेंज, समताप मंडल में ओजोन, ओजोन का रेंज सर्वाधिक कितने में, कितना परसेंट किस में, और एग्जैक्ट पूछे तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। और इसकी मोटाई को मापने का यंत्र है डॉप्सन यूनिट। तो ये था दोस्तों ओजोन परत की एग्जैक्ट लोकेशन और वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में जानकारी। वायुमंडल में ओजोन परत की स्थिति के बाद अपन बात करते हैं ओजोन परत का निर्माण किस रिएक्शन से हुआ, और वास्तव में ओजोन परत में जो छेद की बात हो रही है, ओजोन परत का डिप्लीशन कैसे हो रहा है, उस बारे में बात करते हैं। पहले निर्माण के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं सूर्य से यूवी रेज, पराबैंगनी तरंगें आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज, जिनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा और तरंग धैर्य बहुत कम होती है। और ऊर्जा जितनी ज़्यादा, तरंग धैर्य उतनी कम, इसलिए इनको शॉर्ट वेव या लघु तरंगें कहा जाता है। ये तरंगें वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करती है और उसको 2 फ्री रेडिकल या मुक्त मूलकों में तोड़ देती है। जो एक फ्री रेडिकल है ये वायुमंडल में विद्यमान दूसरे ऑक्सीजन के अणु से क्रिया करके और एक गैस बना लेता है O3, जिसको कहते हैं ओजोन गैस। हल्के नीले रंग की गैस है और ये गैस ऊपर जाकर एक परत का निर्माण करती है जिसको कहते हैं ओजोन परत। 15 किलोमीटर से 45 किलोमीटर की ऊंचाई तक इस परत का निर्माण होता है और सबसे ज़्यादा इसकी जो सांद्रता है वो 22 किलोमीटर तक होती है। अधिकांश भाग इसका समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में होता है और 10% भाग शोभ मंडल में होता है। लेकिन फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में। ओजोन परत के निर्माण में दोस्तों देखिए कौन सी रेज का योगदान है, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज का। फिर आजकल आप सुनते हैं कि ओजोन परत हमें हानिकारक पराबैंगनी तरंगों से बचाती है। इसका मतलब जिस ओजोन का निर्माण पराबैंगनी तरंगों ने किया, आज वही ओजोन उन्हीं पराबैंगनी तरंगों को पृथ्वी के वायुमंडल में या नहीं प्रवेश करने देती है। इसका मतलब पैदा किसने किया, O3 को, यूवी रेज ने, और आने भी किसको नहीं दे रही, यूवी रेज को। मेरी बिल्ली मेरे कोई म्याऊं, इसी कोई कहते हैं, या यूँ कह सकते हैं नालायक बेटा। ये देखो यूवी रेज आई, O3 का निर्माण किया, बाद में जब निर्माण हो गया परत बना दी, बोले अब तू नहीं आ सकता। बोले यार मैंने ही तेरा निर्माण किया है, फिर भी तू बोले गेट आउट, है ना। और यही चल रहा है।
तो ये था ओजोन परत के निर्माण की बात। पराबैंगनी तरंगें ऑक्सीजन को दो मुक्त मुल्कों में तोड़ी, एक ने फिर एक ऑक्सीजन के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ओजोन गैस, जिसका अणुसूत्र O3 हल्की नीली गैस है, जिसने परत बना दी। ये देखिए, अब जो बात है वो है ओजोन अपक्षय, ओजोन डिप्लीशन। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और ये देखिए डिप्लीशन, ओजोन परत को नुकसान कैसे पहुंच रहा है, इसकी बिल्कुल केमिकल रिएक्शन आप बिल्कुल क्लियरिटी के साथ देखिए। ये ओजोन परत है, कौन से मंडल में? समताप मंडल में। कितने किलोमीटर से? 15 किलोमीटर से 45 किलोमीटर तक की रेंज में। हाईएस्ट सांद्रता कब है? 22 किलोमीटर तक। किसी बुक में या कहीं और डाटा भी हो तो उलझने की ज़रूरत नहीं है ना, एक रेंज है और आपसे कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन 15 किलोमीटर से 45 किलोमीटर ऑथेंटिक जो सबसे डाटा है वो यही है। ऊपर से सूर्य द्वारा पराबैंगनी किरणें आती है जो ओजोन परत पर गिरती है। और याद रखें, यूवी रेज को गुस्सा भी है किस बात का? कि इस ओजोन परत को इसी ने बनाया था, आजकल ये इसी को ही नहीं जाने देती। पृथ्वी पर जितने भी रेफ्रिजरेटर प्रशीतक है उनके द्वारा एक रासायनिक यौगिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, वो यहाँ वायुमंडल के निचले वाले भाग से इस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। मतलब ओजोन परत को ऊपर से यूवी रेज और नीचे से क्लोरोफ्लोरोकार्बन नुकसान पहुंचाता है और फिर इसमें छेद हो जाता है। तो कैसे नुकसान पहुंचाता है ये देखिए। ओजोन परत ये रही, और ओजोन परत में कौन सी गैस है? O3। ये रही O3। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से एक क्लोरीन आया और उसने क्या किया? O3 से रिएक्शन करके ClO और O2 बना दिया। ये O2 वातावरण में चली जाएगी, बचा कौन? ClO। ये ClO यहाँ आकर इधर रहेगा, यहाँ देख लीजिए थोड़ी देर। ऊपरी वाले भाग से जो ओजोन O3 था, यूवी रेज क्या करती है? उस O3 को तोड़कर ऑक्सीजन और एक मुक्त मूलक में तोड़ देती है। ये जो ऑक्सीजन है वापस वायुमंडल में, और ये जो फ्री रेडिकल है ये ClO के साथ जुड़ा, Cl और O2 बना दिया। ये ऑक्सीजन भी वातावरण में पहुंच जाएगी, ये भी वातावरण में, और ये Cl वापस O3 के साथ रिएक्शन करेगा और ये एक साइकिल चलेगा जिसको क्लोरीन उत्प्रेरण चक्र, क्लोरीन कैटालिटिक साइकिल। वास्तव में इसकी शुरुआत क्लोरीन से हुई है, और क्लोरीन कहाँ से आया है? CFC से। अगर मान लो CFC नहीं है तो यूवी रेज अकेली नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि यूवी रेज क्या करेगी? केवल और केवल ऑक्सीजन और एक मुक्त मूलक में, और थोड़े दिन बाद ऑक्सीजन और मुक्त मूलक वापस क्या बना लेगा? ओजोन गैस। तो केवल ऊपर से तोड़ने से कुछ नहीं होगा, नीचे से जैसे ही इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के सांद्रता ज़्यादा होगी तो नीचे से ये क्लोरीन प्रोवाइड करेंगे और O3 का क्या कर देंगे? डिप्लीशन कर देंगे। और इस तरीके से ऊपर से यूवी रेज और नीचे से क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसे इसको तोड़ते जाएंगे, और कुछ पर्टिकुलर जगह पर इसकी मोटाई बहुत कम हो गई है, उसी को क्या कहते हैं? ओजोन परत में छेद। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ओजोन परत में छेद का क्या मतलब है ये आप फिर देख सकते हैं। एक बार और बता देता हूँ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जितने भी रेफ्रिजरेटर है, प्रशीतक है, उनसे ये गैस निकलती है, और क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उसमें क्लोरीन,
ये ओजोन की O3 से क्रिया करके ClO और O2 वातावरण में चली गई। ये ClO यहाँ आया और इधर क्या है, मुक्त मूलक कहाँ से मिला, यूवी रेज ने O3 को O2 और मुक्त मूलक में तोड़ रखा था। वातावरण में चला गया ऑक्सीजन और ये मुक्त मूलक ClO से क्रिया करके Cl और O2 बना दिया। वो O2 वातावरण में चली गई और ये Cl वापस तैयार है किसके लिए, फिर से ओजोन गैस को तोड़कर या ओजोन परत का नुकसान पहुंचाने के लिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की सांद्रता कम रहेगी तो ओजोन परत को नुकसान नहीं होगा, वरना तो जैसे जैसे इसका यूज़ बढ़ेगा ओजोन परत को नुकसान होगा और ये हानिकारक यूवी रेज पृथ्वी पर आएगी और याद रखें इनकी वजह से कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी होती है। ओजोन परत की ऊपरी सतह से यूवी रेज और निचली सतह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को लगातार नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसलिए ओजोन परत का अवक्षय या नुकसान प्रकाशिक और रासायनिक अभिक्रिया दोनों हैं, क्योंकि ऊपरी सतह से यूवी रेज टकराती है और वो O3 को O2 और मुक्त मूलक में तोड़ देती है, तो उसको प्रकाशिक और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो क्लोरीन उत्प्रेरण चक्र चलता है वो है। इसीलिए ओजोन का डिप्लीशन लाइट और केमिकल रिएक्शन दोनों है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपन बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कम्युनिटी, एक समुदाय है, मतलब ग्रुप है क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का। इसे फ्रियोन भी कहते हैं, फ्रियोन ग्रुप भी कहते हैं और इसका इस्तेमाल प्रशीतक या रेफ्रिजरेटरों में किया जाता है। और दूसरा तरीका यह है कि ये वायुयान के जो ईंधन है उसके जलने से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्राप्त होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नोमेनक्लेचर या नामकरण कैसे होता है, आइए दोस्तों इस बारे में बात करते हैं। जैसे एक रासायनिक सूत्र CF2Cl2 आपको दिया गया, इसका नामकरण करना है तो पहले कार्बन की जितनी संख्या उसको X माना तो X-1 कर लेना है। हाइड्रोजन की जितनी संख्या है उसको Y माना तो Y+1 कर लेना है। और फ्लोरीन की संख्या Z है तो जितनी संख्या है उतना का उतना ही। अब यहाँ देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, एक में से एक गया तो 0। हाइड्रोजन की संख्या एक भी नहीं है तो 0 में एक जोड़ेंगे तो 1। और फ्लोरीन की संख्या कितनी है, 2। तो इसमें इसकी वैल्यू कार्बन की से रिलेटेड जो है वो वैल्यू कितनी आई, 0। इससे रिलेटेड वैल्यू कितनी आई, 1। और ये वाली वैल्यू फ्लोरीन कितने, 2। इसलिए इसको फ्रियोन 12 या R12 भी कहते हैं इसको। ऐसे अगर CClF है तो कार्बन जितने हैं उसमें एक घटा देंगे, एक कार्बन है, एक में से एक गया तो 0। हाइड्रोजन जितने भी है उसमें एक जोड़ देंगे, 0 है, एक जोड़ देंगे तो 1 हो गया। फ्लोरीन जितने, इसलिए ये कौन सा हो गया, फ्रियोन 11। इसको कह सकते हैं R11। इसका नामकरण कर सकते हैं, कार्बन जितना है उसमें से एक घटा दिया तो 0। हाइड्रोजन एक भी नहीं है इसलिए 0 में एक जोड़ दिया तो 1। और फ्लोरीन जितने, इसलिए इसको फ्रियोन 13 R13। आजकल इन सभी के स्थान पे जो प्रशीतक का इस्तेमाल है वो है R22 CHClF2 का इस्तेमाल किया जाता है। पहले जितना कार्बन है उसमें से एक घटा दो तो 0। हाइड्रोजन एक है उसमें एक जोड़ देंगे तो 2। और फ्लोरीन कितना है, 2। तो फ्लोरीन 2 है इसलिए फ्रियोन 22। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में जानकारी थी। R11, R12, R13, आजकल R22 का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें हाइड्रोजन आ गया है। ओजोन परत के नुकसान के बारे में बात करें तो 1970 में ये अवक्षय देखा गया और 1985 में इसकी पुष्टि हुई, अंटार्कटिका में इसकी पुष्टि हुई कि वहाँ पर ओजोन परत में होल या छिद्र देखा गया। दो और बातें महत्वपूर्ण है ओजोन परत, और ये दोनों ही बातें एग्जाम में पूछी जाती है। ओजोन परत के संरक्षण का दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है
उनका स्तर यही बना रहे, इससे ज़्यादा नहीं हो, इसलिए बहुत सारे देशों ने आपस में मिलकर मीटिंग की 1987 में कनाडा के अंदर, जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम दिया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब? 1987 में, और ये बैठक कहाँ हुई? कनाडा में। नॉमेनक्लेचर में आपको फिर बता देता हूँ, कार्बन की संख्या जितनी है उसमें से 1 घटा दो, पहला नंबर आ जाएगा। दूसरा, हाइड्रोजन की जितनी संख्या उसमें 1 जोड़ दो, और तीसरा, जितने फ्लोरीन है। याद रखें, नॉमेनक्लेचर में क्लोरीन का कोई मतलब नहीं है, पहली बात तो आप ये हटा दें। कार्बन कितना? 1 में से 1 गया तो 0। उसके बाद हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन 0 है, उसमें 1 जोड़ दिया तो 1। और उसके बाद फ्लोरीन की संख्या 2 है, सीधा 2, और 1 और 2 फ्रियोन 12, फ्रियोन 11, फ्रियोन 13। आराम से आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। नॉमेनक्लेचर, वास्तव में ओजोन का डिप्लीशन, अवक्षय हुआ कैसे हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और कहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्राप्त होती है? अगर ओजोन परत में नुकसान हुआ दोस्तों, तो यूवी रेज पृथ्वी पर आएगी, जिसकी वजह से कैंसर, कॉर्निया में प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसको स्नो ब्लाइंडनेस या हिम अंधता कहते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, यूवी रेज अधिक ऊर्जा वाली सूर्य की विकिरणें हैं। अगर वो ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर आएगी तो इसकी वजह से पृथ्वी का जो तापमान है उस पर भी असर पड़ेगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का वीडियो देखें, बहुत सारी जगह आपको मिलेगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ग्रीन हाउस में योगदान करती है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ग्रीन हाउस गैस में नहीं, ग्लोबल वार्मिंग में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का योगदान है, क्योंकि ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत का नुकसान होगा तो यूवी रेज, अधिक ऊर्जा वाली तरंगे, सूर्य जो तरंगे हैं वो पृथ्वी पर आएगी और वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा। तो क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है? नहीं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन या पृथ्वी के तापमान में वृद्धि में इसका जरूर योगदान है। योगदान करने का तरीका अलग है। यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाकर अधिक ऊर्जा वाली यूवी रेज अगर पृथ्वी पर आएगी तो उससे भी टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। तो इसीलिए मैंने हरित गृह प्रभाव अलग, अब ओजोन परत डिप्लेशन मैंने आपको कंप्लीट किया है। इसके बाद अपन बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ताकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में आप क्लियरली बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाएं कि ये ग्रीन हाउस गैस नहीं, ये ग्लोबल वार्मिंग में भले ही योगदान करती है, लेकिन किस तरीके से? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाकर। तो ओजोन परत से रिलेटेड ये वीडियो था, आप इसको बड़े ध्यान से देखें और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। धन्यवाद, थैंक यू।